नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ साइंसेज, SOS, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, PGDSD, हिंदी। मिति 008 भूमंडलीकरण और पर्यावरण। इकाई 16 स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। 16.1 प्रस्तावना। अब हवा में इतना प्रदूषण है कि यदि इसे हमारे फेफड़ों में नहीं रखा जाए तो इसे कहीं और रखने का स्थान नहीं है। रॉबर्ट ऑबिन। उपर्युक्त उक्ति आज पर्यावरण की स्थिति का उपयुक्त वर्णन करती है। यद्यपि पर्यावरण विकार दशकों से सतत समस्या बना हुआ है, तो भी इसे उचित महत्व प्रदान नहीं किया गया। इसका आंशिक कारण पर्यावरण सिद्धांतों को दरकिनार करते हुए सरकार द्वारा कई विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की घटती गुणवत्ता के कारण अच्छे जीवन की पूर्व सूचना के रूप में स्वच्छ पर्यावरण आवश्यक हो गया। अब तो यहाँ तक विचार किया गया है कि भूमि, जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण का स्तर खतरनाक होने को ध्यान में रखते हुए इसे अनिवार्य अधिकार माना गया है। इस बढ़ते प्रदूषण स्तर ने हमारे देश में और सभी जगह सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य संबंधी खतरा उत्पन्न कर दिया है। अस्वास्थ्यकारी और अस्वच्छ जीवन स्तर के कारण महानगरों में ऐसा खतरा और अधिक गंभीर है। सामाजिक जागरूकता के अभाव ने विद्यमान समस्याओं को स्थायी बना दिया है। अब स्वच्छ पर्यावरण और सतत विकास के अधिकार को स्वस्थ जीवन और कल्याण अधिकार के बीच परस्पर गहन संबंध के रूप में अनुभव किया जा रहा है। लक्ष्य और उद्देश्य। समय व्यतीत होने के बाद स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार विकसित हो गया। मानव जाति पर पर्यावरण विकार और उसके प्रभाव के बारे में हुए स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, में इसके बारे में चिंताएं आरंभ हुईं। अब अंतर्राष्ट्रीय रूप से यह स्वीकार कर लिया गया है कि मानव जाति को स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार प्राप्त है और यह मौलिक अधिकार से संबंधित है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात मानवीय चिंताएं आरंभ होने से ही स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का विकास हुआ और इसे मानव जाति के मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार के रूप में कैसे मान्यता प्रदान की गई के बारे में समझ सकेंगे। स्वच्छ पर्यावरण अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समर्थन देने वाले भारतीय संवैधानिक प्रावधान और न्यायिक व्याख्याओं के बारे में समझ सकेंगे। पर्यावरण और विकास के बीच संबंध विशेषतः भूमंडलीकरण और भारत की विकास नीति का पर्यावरण पर पड़े प्रभाव के बारे में समझ सकेंगे। अंतरपीढ़ीय समानता, सावधानीपूर्ण सिद्धांत और प्रदूषणकर्ता दंड सिद्धांत जैसी चीजें लागू करने के द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण और सतत उद्देश्य कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, इनके बारे में समझ सकेंगे। और एक पर्यावरणीय नीतिशास्त्र बनाने की आवश्यकता जो पर्यावरण का सही सम्मान और उसकी रक्षा कर सके। यह पर्यावरणीय संरक्षण के बारे में सामाजिक जागरूकता के महत्व पर भी जोर देता है, के बारे में समझ सकेंगे। 16.2 स्वच्छ पर्यावरण एक मौलिक अधिकार। पर्यावरण संरक्षण मानव जीवन की गुणवत्ता में कैसे वृद्धि करता है? यह मानव अधिकार का एक अपरिहार्य अंग क्यों समझा जाता है? स्वच्छ पर्यावरण अधिकार के लिए स्वस्थ मानव आवास आवश्यक है, जिसमें मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक या विषैले तत्वों से मुक्त स्वच्छ जल, वायु और भूमि होना शामिल है। सभी व्यक्तियों को स्वस्थ पर्यावरण में रहने का और बुनियादी जल सेवाओं का उपयोग करने का अधिकार है। पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण और सुधार सुनिश्चित करना राज्यों का अधिकार है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्यों द्वारा आवश्यक उपाय करना भी जरूरी है। फिर भी इस उद्देश्य के लिए किए जाने वाले प्रयास विशेष रूप से विकासशील देशों में प्रायः संसाधनों, मुख्यतः आर्थिक और आधारभूत संरचनाओं के अभाव में बाधित हो जाते हैं।
अनेक क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए पर्यावरण पर आवश्यक स्थिति के रूप में वास्तविक चर्चाएं की हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखा जाए कि स्वच्छ पर्यावरण अधिकार को मानवाधिकार दृष्टिकोण की केवल एक धारा या एक भाग के रूप में ही शामिल किया गया है। कुछ विचारधाराओं के वर्गों में यह चर्चा थी कि पर्यावरण अधिकार को मानवाधिकार के रूप में जोड़ना अतिरेक है, क्योंकि इसके महत्व को पहले ही स्टॉकहोम सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन कुछ अन्य लोगों का तर्क है कि पर्यावरणीय विषयों पर कानूनी दावे एक स्पष्ट संकेत करते हैं कि 1. सभी जीवित प्राणी परस्पर आश्रित हैं। 2. मानव जाति स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण क्लीन एनवायरनमेंट फॉर अ हेल्दी लाइफ पर आश्रित है। इस वातावरण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण कानून को मानवाधिकारों में शामिल करने से वैधानिक रूप से सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन व्यतीत किया जा सकता है। स्टॉकहोम 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट वह पहला सम्मेलन था जिसमें पर्यावरण रक्षा की आवश्यकता को मान्यता प्रदान की गई। यद्यपि इसने पर्यावरण के मानवाधिकार के रूप में कोई स्पष्ट घोषणा तो नहीं की, किंतु इस विषय पर भावी चर्चाओं और बहस का मार्ग प्रशस्त कर दिया। कुछ धाराओं में इसकी चिंताओं का संकेत मिलता है। स्टॉकहोम घोषणा के नियम 1 में वर्णित है कि एक अच्छे पर्यावरण में स्वतंत्रता, समानता और जीवन की पर्याप्त अवस्थाओं का मौलिक अधिकार मानव के लिए संभावित और अच्छे जीवन की अनुमति प्रदान करता है। स्टॉकहोम घोषणा के नियम 7 इंच के अनुसार राज्यों द्वारा पर्यावरण उन तत्वों के प्रदूषण से बचाव करने के लिए कदम उठाना आवश्यक है जो मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसके लिए क्रमशः कई संधियों, समझौतों और सहमतियों का पालन किया गया जिनका उद्देश्य कई तरीकों से पर्यावरण की रक्षा करना था। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के संरक्षण में कई प्रयास किए गए जिनका उद्देश्य पर्यावरण रक्षा, प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जगत, नेचुरल फ्लोरा एंड फौना, लुप्त होने वाली प्रजातियों, एंडेंजर्ड स्पीशीज, जैव विविधता, वन संरक्षण, फॉरेस्ट रिजर्व्स, रेडियोधर्मिता तत्वों से बचाव, प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, शोर प्रदूषण निवारण, नॉइज अबेटमेंट, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण स्वच्छता बनाए रखना था। इसने इन मुद्दों से संबंधित नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए राज्यों के कुछ कर्तव्यों और दायित्वों का विनिर्दिष्ट किया। अपने संकल्प 45/94 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कहा कि सभी व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अच्छे पर्यावरण में रहने का अधिकार है। संकल्प में अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रयासों को व्यापक बनाने की मांग की गई। 1990 के दशक के मध्य में संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों और पर्यावरण के बीच परस्पर संबंधों की तीव्र आवश्यकता और महत्व को पहचाना। इसका उद्देश्य इस विषय पर कार्यरत विभिन्न संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के बीच श्रेष्ठ और परिष्कृत सहयोग स्थापित करना और समन्वय स्थापित करने के लिए तरीके तलाश करना था। संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार और स्वच्छ पर्यावरण पर विशेष समन्वयकर्ता, स्पेशल रैपोर्टर ऑन ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरनमेंट के पद की स्थापना की, जिसने सेंटिनी रिपोर्ट नामक महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में मानवाधिकारों और पर्यावरण के बीच संबंधों की व्याख्या के लिए सैद्धांतिक, प्रासंगिक और व्यावहारिक संरचना प्रस्तुत की गई। यद्यपि रियो घोषणाएं पर्यावरणीय सुरक्षा की ओर एक ऐतिहासिक घटना है, किंतु यह भी तथ्य है कि यह श्रेष्ठ, स्वस्थ या व्यावहारिक पर्यावरण के स्पष्ट अधिकार को मान्यता प्रदान करने में असफल रही। यह उन लोगों के तर्कों को मजबूती से रेखांकित करने में भी असफल रही जो पर्यावरण के प्रति किसी ऐसे अधिकार की आवश्यकताओं को स्वीकार नहीं करते या उसे मान्यता प्रदान करना नहीं चाहते। इसने अपना ध्यान विकास आयाम पर अधिक केंद्रित किया जो पर्यावरण को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। फिर भी यह पर्यावरणीय मोर्चे पर बढ़ती चिंताओं को मान्यता प्रदान करने का और प्रकृति द्वारा की गई क्षति को सुधारने का पथप्रदर्शक प्रयास था।
इसके बाद जोहान्सबर्ग रियो+5, रियो+5 और रियो+10, रियो+10 सम्मेलनों में राष्ट्रों द्वारा इन्हें पूरा करने की आवश्यकता की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के प्रतिज्ञापत्र इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ने पुष्टि की कि प्रत्येक मानव प्राणी को जीने का जन्मसिद्ध अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरणीय और औद्योगिक स्वच्छता के सभी पक्षों में सुधार के माध्यम से उच्चतम प्राप्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य स्तर में जीने का अधिकार है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, श्रेष्ठ कार्यकारी पर्यावरण का अधिकार, श्रेष्ठ जीवन दशाओं का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है। ये अधिकार संकेत करते हैं कि सामाजिक आर्थिक विकास, पर्यावरणीय और मानवीय अधिकार सरोकार परस्पर संबद्ध है। वर्ष 1981 की मानव और लोक अधिकारों पर अफ्रीकी घोषणा अफ्रीकन चार्टर ऑन ह्यूमन एंड पीपल्स राइट्स आचपा संतोषजनक पर्यावरण के प्रति लोगों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने वाली पहली मानवाधिकार संधि थी। मानव और लोक अधिकारों पर अफ्रीकी घोषणा के अनुच्छेद 24 में पर्यावरण अधिकार शामिल हैं, जो सामान्यतः विकास के अनुकूल और संतोषजनक होना चाहिए। यूरोप में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन OECD ने कहा है कि स्वच्छ पर्यावरण अधिकार को मौलिक मानवाधिकारों में से एक माना जाना चाहिए। यूरोपीय संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप अनीस ने पर्यावरणीय अधिकारों और दायित्वों पर एक घोषणा का मसौदा तैयार किया है जो इस मौलिक सिद्धांत की पुष्टि करता है कि सामान्य स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे पर्यावरण का अधिकार है। अमेरिकी राज्यों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स ने सन सल्वाडोर का 1988 पर्यावरण का अधिकार प्रोटोकॉल ऑफ सैन साल्वाडोर जारी किया। भारत में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों में कहीं भी प्रत्यक्ष संदर्भ नहीं है। यद्यपि यह भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित है, लेकिन बाद में न्यायपालिका ने पर्यावरण सुरक्षा अधिनियमों को मौलिक अधिकारों में शामिल करने के लिए कुछ अधिकारों की पुनः व्याख्या करने में महत्वपूर्ण प्रगति की। उदाहरणार्थ, कहा गया कि जीवन के अधिकार में स्वस्थ पर्यावरण में रहना, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में रहना और राज्य द्वारा संरक्षित पारिस्थितिकी रूप से संतुलित पर्यावरण में रहने का अधिकार भी शामिल है। संवैधानिक 42वां संशोधन अधिनियम 1976 अनुच्छेद 48 को शामिल करने के माध्यम से राज्य नीति के भाग के रूप में पर्यावरणीय सुरक्षा और सुधार को स्पष्ट रूप से शामिल करता है। अनुच्छेद 51 का 6 प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें जंगल, झील, नदियां और जंगली जीवन शामिल हैं, की सुरक्षा और सुधार का तथा सभी जीवों के प्रति दयाभाव रखने का दायित्व प्रत्येक नागरिक पर डालता है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार भारत में विभिन्न रूपों में प्रयोग किया गया है। इसमें अन्य बातों के साथ साथ एक प्रजाति के रूप में जीवित रहने का, जीवन की गुणवत्ता का, ससम्मान जीने का तथा जीवन यापन का अधिकार शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई अस्पष्ट स्वतंत्रताएं जो अनुच्छेद 21 में निहित थी, को मान्यता प्रदान की। इस प्रकार इस दूसरी पद्धति से सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण अधिकार को शामिल करने के लिए जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्याख्या की। न्यायमूर्ति वाई के सभरवाल, मानवाधिकार और पर्यावरण, ह्यूमन राइट्स एंड द एनवायरनमेंट, http://supremecouRTOFENDAA NIC in New Understanding Human Rights HTM जीवन के अधिकार को जीवनयापन के अधिकार अनुच्छेद 41 राज्य के नीति निर्देशक अधिकार में शामिल किया गया है।
यह विस्तार निर्धनों को विस्थापित करने और उनकी जीवन शैलियों को विकृत करने का खतरा उत्पन्न करने वाले पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में सरकारी कार्यों की जांच कर सकता है। इस प्रकार पर्यावरणीय अधिकारों के संदर्भ में जीवनयापन का अधिकार और जीवन के अधिकार के बीच गहन संबंध वर्षों के अंतराल में स्थापित हो चुका है। 16.3 पर्यावरण और विकास। पर्यावरण और विकास के बीच परस्पर अंतर्संबंध है। विश्व में अधिकतर अर्थव्यवस्थाएं बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाएं हैं और इसलिए सार्वभौमिक अर्थव्यवस्था में जुड़े रहने के लिए व्यापक प्रतिस्पर्धा है। यह अनुचित प्रतिस्पर्धा विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग की तरफ ले जाती है। विकासशील देश सर्वाधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि वे प्राकृतिक स्रोतों का अकिफायती उपयोग करने पर विवश हो जाते हैं। विडंबना यह है कि निर्धनता के स्तर वैसे ही रहते हैं। बुंटलैंड आयोग ब्रंटलैंड कमीशन का तर्क है कि अत्यधिक निर्धनता वाले विश्व में लोग अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनिश्चित ढंग से संसाधनों का उपयोग करने के लिए विवश हो जाते हैं। जीवित रहने के इन उपायों का परिणाम अस्वस्थ पर्यावरण होता है। इस प्रकार विकास की कुंजी प्राकृतिक संसाधनों को पोषण करने के साथ लोगों का कल्याण करने में है, जिसे सतत विकास कहा जाता है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने सघन प्रतिस्पर्धा का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसकी मिश्रित प्रक्रियाएं हैं। भूमंडलीकरण के समर्थकों का तर्क है कि भूमंडलीकरण विकास प्रक्रिया की बहुआयामी बुराइयों का एक वास्तविक उपचार रहा है, जबकि इसके आलोचक भी सार्वभौमिक पूंजीवाद के भ्रमित आधार के रूप में उसी तेजी से इसकी आलोचना करते हैं। लेकिन इस बात से सभी सहमत है कि यह एक घटना है और अधिकतर लोगों का विश्वास है कि इसे रोका नहीं जा सकता। वास्तव में बहुत से लोगों का यह विचार है कि विकास प्रक्रिया के लिए प्राकृतिक पूंजी का उपभोग करने की अपेक्षा उसकी आमदनी को छोड़ने की आवश्यकता है। जेम्स स्पेथ का तर्क है कि सतत विकास की प्रक्रिया वास्तविकताओं के संघर्ष की उपज थी। अधिकतर देश व्यापक स्तर पर आर्थिक विस्तार में आगे हैं, जिसे निर्धनता को दूर करने के एक तरीके के रूप में लिया गया है, लेकिन साथ ही पर्यावरण की गुणवत्ता में भी विकार आया है। जेम्स गुस्टेव स्पेथ, ग्लोबल एनवायरमेंटल चैलेंजेज, ट्रांजिशंस टू ए सस्टेनेबल वर्ल्ड, ग्लोबल एनवायरमेंटल चैलेंजेस, ट्रांजिशंस टू अ सस्टेनेबल वर्ल्ड, हैदराबाद। ओरिएंट लॉगमैन, 2004। इससे प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि स्थिति इतनी खराब है तो रियो पृथ्वी सम्मेलन, रियो अर्थ समिट, 1992 में निर्धारित उद्देश्यों को क्यों लागू नहीं किया गया, जिससे विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन सुनिश्चित किया जा सके। भूमंडलीकरण प्रक्रिया के शीर्ष आलोचक मार्टिन खोर का तर्क है कि विकास उदाहरण को लागू करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया क्योंकि भूमंडलीकरण प्रक्रिया के लिए व्यापक समर्थन था। इस पर बाद के भाग में विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि यदि राज्य और लोगों ने पर्यावरण सुरक्षा के पक्ष में अपने आर्थिक विकास की अनदेखी की तो उन्हें हानि हो सकती है। सेल्टोन, डी. 2001, एनवायरमेंटल राइट्स, पीपल्स राइट्स, एनवायरमेंटल राइट्स, पीपल्स राइट्स, पी. एल्सटोन, संपा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। विकसित देशों में पर्यावरण संरक्षण की अपेक्षा प्रायः निर्धनता को दूर करने को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, RES 41/128, 1986 द्वारा स्वीकृत विकास का अधिकार ऐसे हालात में पर्यावरण के अधिकारों से श्रेष्ठ होने की संभावना रहती है। राज्य प्रायः उनमें समन्वय करने के स्थान पर दोनों नियमों में संतुलन बनाने की दुविधा में रहता है। लेकिन विशिष्ट झुकाव हमेशा विकास के अधिकार के पक्ष में रहता है, जैसा कि पहले राज्यों और साथ ही निजी क्षेत्रों के द्वारा किया भी गया है। इस प्रकार विकास और पर्यावरण के बीच पूरकताएं प्राप्त करना और भी कठिन हो जाता है। भारत में विकास परियोजनाएं प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को कुछ हानि पहुंचाए बिना लागू की जा रही हैं।
विकास संकल्पना निर्धनता उन्मूलन और आबादी के जीवनयापन प्रावधानों के साथ पूरी तरह संबद्ध होती है। विकास परियोजनाओं को राज्य की उन्नति के लिए आवश्यक माना जाता है, जिसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जा सकता। जब से भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को उदार लिबरलाइज बनाया है, तब से देश के प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव आ गया है। ऐसी अनेक समस्याएं आ रही हैं जिन्हें भारत ने अपनी महत्वाकांक्षी विकास योजनाएं बनाते समय और विवेकहीन शहरीकरण करने के बाद, अत्यधिक औद्योगिकीकरण और क्रमशः अनेक बड़े बांध बनाते समय नहीं देखा था। इसके परिणामस्वरूप आज हमने अपने आधे जंगल नष्ट कर दिए हैं, जल विषैला हो गया है, भूमि का क्षय हो गया है और करोड़ों लोगों को बेघर, साधनहीन और अत्यधिक निर्धन बना दिया है। हमारे 3 शहर विश्व के 15 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से हैं। हमारे कई पौधे और जीव प्रजातियां लुप्त एक्सटिंक्शन प्राय है। स्रोत http://www. इन्फोजंगी इंडिया ऑर्ग एनवायरनमेंट IBP JSPH 8। भारत के वन सर्वेक्षण के अनुसार 8 करोड़ हेक्टेयर 14.2 करोड़ हेक्टेयर में से भूमि विकृत है और कुल मिलाकर देश की कुल भूमि का 40% लगभग 13.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि अनुत्पादक भूमि है। इस संकट के कुछ मुख्य कारण हैं बढ़ती आबादी, जंगलों की कटाई और सिंचाई सुविधाओं का अभाव। फिर वन्य भंडारों के नष्ट होने के कारण पूरे देश में सूखा फैलने से व्यापक रूप से जल दुर्लभ हो गया है। जल प्रदूषण की कठिन समस्या है, जिसका कारण औद्योगिक प्रदूषण, तीव्र शहरीकरण और उपचारहीन जलमल प्रवाह है। अनुमान है कि भारत का 70% सतही जल असल में प्रदूषित है। 1995 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में दूसरी श्रेणी के 241 नगरों में पानी प्रदूषित था। कहा जाता है कि 50% से अधिक उद्योग निर्धारित मानकों से अधिक अपशिष्टों का प्रवाह करते हैं। भारत में विशेष रूप से महानगरों में वायु प्रदूषण अपेक्षाकृत अधिक है। औसतन सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर SPM के स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्तर 150 मिलीग्राम प्रति घनमीटर की तुलना में 360 मिलीग्राम प्रति घनमीटर से भी अधिक है। वायु प्रदूषण के अन्य स्रोतों में शामिल है नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन और अन्य तत्व जैसे धूल, विषैले और कार्बोनोजेनिक तत्व। वाहनों का धुआं और औद्योगिक गतिविधियां, विशेषतः ऊर्जा, तेल शोधन और पेट्रो रसायन क्षेत्रों के कार्य भी अत्यधिक वायु प्रदूषण पैदा करते हैं। रासायनिक उद्योगों और आणविक ऊर्जा संयंत्रों की बढ़ती संख्या भी वायु की गुणवत्ता के लिए खतरा है। कहा जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों में स्थित आणविक ऊर्जा संयंत्र सर्वाधिक रेडियोधर्मिता सक्रिय संदूषित आंतरिक उद्योगों में से हैं। कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से कई पक्षी प्रजातियों में कमी आ गई है और मनुष्यों में गंभीर स्वास्थ्य जोखिम और विकृति का कारण बन गया है। पर्यावरण विकृति एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कुछ बड़े कारणों का सारांश निम्नलिखित है। राज्य अभिकरणों द्वारा व्यावसायिक कारणों से संसाधनों का बढ़ता दोहन, अनियंत्रित शहरीकरण और जनसंख्या की बड़ी उपभोग मांगे, औद्योगिकीकरण, व्यापक खनन कार्य में वृद्धि, वन भूमि को व्यावसायिक भवनों, उद्योगों, अतिक्रमणों में रूपांतरण के लिए सम्मेलन, अपशिष्ट उपचार में अपर्याप्त और अप्रचलित प्रौद्योगिकी, औद्योगिक, आवासीय, व्यावसायिक इमारतों में जल के अत्यधिक उपयोग से भूजल क्षीण होना, प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए विनियामक तंत्र रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स का अभाव। उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित नियमों के विरुद्ध प्रदूषण, पर्यावरण विकृति और जीवन, स्वास्थ्य या जीवनयापन की जोखिम वाले कार्यों से मुक्ति के अधिकार, वायु, भूमि, जल, वनस्पति और प्राणी जगत के संरक्षण, स्वस्थ भोजन और जल तथा सुरक्षित व स्वस्थ कार्य वातावरण के संदर्भ में गंभीर प्रतिवाद है।
16। 4। विकसित और विकासशील देश। एक बार थॉमस एडिसन ने कहा था, जब तक मनुष्य घास की नकली पत्ती नहीं बनाता तब तक प्रकृति उसके कथाकथित वैज्ञानिक ज्ञान पर हंस सकती है। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास ने पूरे विश्व में लोगों की जीवन शैली में व्यापक परिवर्तन किया है। यहाँ तक कि कुछ दशक पूर्व यह अकल्पनीय था कि वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी की तरफ बड़े कदम उठाए जाएंगे जो अभूतपूर्व स्तरों तक पहुंच जाएंगे। इससे औद्योगिक स्थापनाओं विशेषतः विकसित देशों में अत्यधिक वृद्धि हुई। निरंतर अनुसंधान और विकास सुविधाओं के माध्यम से इन देशों ने विकासशील देशों से अधिक उन्नति की और निर्धनता या बुनियादी जीवन स्तर से संबंधित समस्याओं को दूर करने में समर्थ हो गए। उन्होंने ऐसी प्रौद्योगिकी भी विकसित की जो प्रदूषण के दुष्प्रभाव एवं पर्यावरण से संबंधित समस्याओं का निवारण कर सके। विकासशील देश उनके समकक्ष अभी इस प्रकार की विकसित प्रौद्योगिकी का विकास करने में तो पीछे हैं, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों में धनी हैं, लेकिन अभी उनका दोहन नहीं हुआ है। इस प्रौद्योगिकीय कमी में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के जुड़ने से इन देशों पर सार्वभौमिक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने का दबाव अत्यधिक बढ़ गया है। बड़े महत्वाकांक्षी रूप से तैयार और कार्यान्वित किए जाने वाले रियो उद्देश्य नवीनीकृत प्रतिबद्धता के साथ भी राष्ट्रों द्वारा प्राप्त नहीं किए गए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लगभग सभी राष्ट्रों के ऊपर सार्वभौमिक अर्थव्यवस्था में अपना स्थान बढ़ाने के लिए गहन तनाव है। जब विकास परियोजनाओं की बात आती है तो सतत विकास के लक्ष्य प्रायः पीछे छूट जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन लक्ष्यों को पूरा करने की देशी सरकारों की वचनबद्धता भी बेमनी सी हो जाती है। फिर लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम विकसित देशों की प्रतिबद्धताएं भी उस सीमा तक नहीं है। जैसा कि मार्टिन खोर कहता है, असफलता का कारण सतत विकास प्रतिमान रियो में बनाए गए में नहीं पाया जाता, फिर प्रतिमान को लागू होने का अवसर भी नहीं दिया गया। इसकी बजाय औद्योगिकीकृत उत्तर और इसके नियमों से संचालित सार्वभौमिकीकरण से इसके समान ही प्रतिद्वंद्वी प्रतिमान उपस्थित हुआ जो हाल ही के वर्षों में पूरे विश्व में फैल गया। मार्टिन खोर, ग्लोबलाइजेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दी चॉइसेस बिफोर रियो +10, इंटरनेशनल रिव्यू फॉर एनवायरमेंटल स्ट्रेटजीज, खंड 2, अंक 2, 2001, पृष्ठ 210। उसके अनुसार उत्तर ने न केवल भूमंडलीकरण प्रक्रिया की जोरदार सिफारिश की अपितु विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र को भी कम दर्जा दिया। उसने इस बात पर भी जोर दिया कि बहुराष्ट्रीय निगमों को मुक्त बागडोर प्रदान करने के द्वारा इन देशों ने पर्यावरण मानकों को न्यूनतम कर दिया और पृथ्वी सम्मेलन कार्यसूची अर्थ समिट एजेंडा की अनदेखी की। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेफरी सैकस, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट जेफरी साक्स का भी कमोबेश यही विचार है। जैसा कि वह कहता है कि अमेरिका चाहता है कि विकासशील देश और परवर्ती साम्यवादी अर्थव्यवस्थाएं अपने दृष्टिकोण के हिसाब से क्रय करें, जिसमें भूमंडलीकरण, निजी पूंजी प्रवाह विभाजित समृद्धि की बाधाओं पर नियंत्रण कर लेगा। इस प्रकार निर्धन देशों के लिए धनी देशों पर और अधिक करने का भार सार्वभौमिक अर्थव्यवस्था की प्रगति का सपना पूरा किया जा सकेगा। इस प्रकार रूस के शांतिपूर्ण निर्माण में सहायता के लिए वास्तविक धन नहीं बेचना पड़ेगा। जेफरी सैकस, ग्लोबल कैपिटलिज्म, मेकिंग इट वर्क, द इकोनॉमिस्ट, 12 सितंबर 1998, पृष्ठ 23। जेम्स पेट संकेत करता है कि भूमंडलीकरण के रक्षकों को पर्यावरणीय विषयों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना होता। वास्तव में वे स्थानीय आबादी की तुलना में बहुराष्ट्रीय निगमों को पर्यावरण का अच्छा रक्षक बताते हुए उनकी भूमिका की रक्षात्मक विचारधारा तक बताते हैं। उन्होंने यह मान लिया है कि सभी प्रकार के व्यवसाय पर्यावरण को विकृत करने वाले होते हैं। उनके लिए पर्यावरण केवल हरियाली से ज्यादा कुछ नहीं है।
मॉरिस स्ट्रांग जो पर्यावरणीय कारणों की सिफारिश करता है वह भूमंडलीकरण को औद्योगिक पूंजीवाद के विजेताओं और विजितों के बीच अंतराल को बढ़ाते हुए अद्वितीय स्तर पर नया धन उत्पन्न करने के रूप उद्धृत करता है। मॉरिस स्ट्रांग, वेयर ऑन अर्थ आर बी गोइंग, वेयर ऑन अर्थ आर वी गोइंग, न्यूयॉर्क, टेक्सर, 2001, पृष्ठ 26। पर्यावरण पर प्रभाव की चर्चा करते हुए उसका कथन है कि यह निश्चित रूप से विनाशकारी गतिविधियों को बढ़ाता है, संसाधनों का पदार्थीकरण करता है और संसाधनों पर पारंपरिक स्थानीय नियंत्रण में कमी लाता है। इसके अतिरिक्त भूमि, जल और वायु का प्रदूषण, वन कटाई, अत्यधिक जनसंख्या, जैव विविधता में कमी तथा वातावरण में विभिन्न रासायनिक तत्वों के उपस्थित होने से अनियमित बरसात तथा भूमंडल तापन, ग्लोबल वार्मिंग, होने लगता है। भूमंडल तापन से जलवायु में परिवर्तन होने लगता है जिसमें बर्फ पिघलने लगती है और इससे न केवल मानव जाति अपितु अन्य जीव प्रजातियों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसी पृष्ठभूमि में विकसित और विकासशील देश पर्यावरणीय परिवर्तनों के साथ कैसे अनुकूलन करते हैं? इस क्षेत्र हम उनके कार्य निष्पादन को कैसे मापते हैं? क्या उनके पास बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए और अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए किसी प्रकार का विशिष्ट बजट होता है? जबकि विकसित और विकासशील देश प्रदूषण के बुरे प्रभावों और स्वास्थ्य जोखिमों से पीड़ित हैं, विकासशील देशों को स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ जल और सफाई व्यवस्था करने के अलावा प्रदूषण कम करने और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध करने के लिए धन आवंटित करने का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता है, जिससे उनको और अधिक हानि होती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के प्रमुख लोस टोप्फर, क्लाउस टोएप्फर के अनुसार पर्यावरण कोई विलासिता की वस्तु नहीं है। अन्य सभी समस्याओं का समाधान हो जाने पर ही इसका खर्च वहन किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र अध्ययन दल का अनुमान है कि प्रतिदिन $1 से भी कम आमदनी वाली आबादी की संख्या आधी का विश्व लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अगले 10 से 15 वर्षों में 60 से 90 अरब डॉलर प्रतिवर्ष निवेश करने की आवश्यकता थी। वर्तमान में 1 अरब से अधिक लोग ऐसे रहते हैं। फिर भूमंडल तापन को सीमित करने के लिए अगले 50 वर्षों में प्रति वर्ष 80 अरब डॉलर की आवश्यकता थी। भूमंडल तापन का उद्योगों में जीवाश्म ईंधन जलने से, वाहनों से और ऊर्जा संयंत्रों से निकलने वाली गैसों से गहन संबंध है। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि तृतीय विश्व में स्वच्छ जल और सफाई पर एक बार निवेश किया गया $1 स्वास्थ्य देखभाल लागत कम करने से लेकर उच्च कार्य उत्पादकता और विद्यालय में उपस्थिति तक में $14 का लाभ प्रदान कर सकता है। पर्यावरण कार्य अनुपालन तालिका एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2006 विकसित और विकासशील देशों में संबंधित सरकारों द्वारा पर्यावरण सुरक्षा प्रयास और व्यय के बारे में जानकारी प्रदान करती है। यह पर्यावरण की नीति श्रेणियों स्वास्थ्य, वायु गुणवत्ता, जलीय संसाधन, उत्पादक प्राकृतिक संसाधन, जैव विविधता और प्राकृतिक आवास तथा स्थायी ऊर्जा में निर्धारित 16 विशिष्ट संकेतकों से तुलना करने पर किसी देश के पर्यावरणीय कार्य अनुपालन मूल्यांकन का एक प्रयास है। तालिका में शीर्ष स्थान पर न्यूजीलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, चेक गणतंत्र, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया है, जिन्होंने 100 के मानदंड में से 85 से अधिक अंक अर्जित किए हैं। अमेरिका का 28वां क्रम है, जिसके बाद मलेशिया, ताइवान और चिली है। भारत का कार्य अनुपालन 118वें क्रम पर निराशाजनक था, 133 देशों में से, जिसके प्राप्तांक 47.7 थे। एक इकाई के अनुरूप दिए गए विवरण इसके कार्यानुपालन की स्पष्ट स्थिति का संकेत करते हैं। पर्यावरण कार्य अनुपालन तालिका की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय नीति दबाव पर्यावरणीय सततता एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को एक लक्ष्य के रूप में सहस्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में शामिल करने के बावजूद अपनी गति नहीं बनाए रख सका। रिपोर्ट के अनुसार
पर्यावरणीय नीति गति में पिछड़ेपन के कारण अंशतः सर्वाधिक गंभीर समस्याओं को पहचानने की अक्षमता, डाले गए भार की अधिकता, नीति प्रगति को मापन और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों दोनों में निवेशकर्ताओं को इसलिए सुनिश्चित करना कि नीतियों के अनुपालन में उनके निवेश उन्हें लाभ पहुंचाएंगे में तलाश गया है। इस प्रकार प्रदूषण नियंत्रण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के मुद्दे पृष्ठभूमि को अस्तव्यस्त करने वाले हैं। इन राष्ट्रों को क्या करना चाहिए? जैसा कि ब्रुटलैंड में कहा गया है, पर्यावरणीय रक्षा और सतत विकास के बारे में किए जाने वाले कार्य 3 सिद्धांतों से निर्देशित होने चाहिए। ये है अंतरपीढ़ीय समानता, इंटरजेनरेशनल इक्विटी, सावधानी सिद्धांत और प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत। इन सिद्धांतों को विकसित और विकासशील देशों में उन्हें न केवल जिम्मेदार बनाने के लिए अपितु पर्यावरणीय क्षति के मामले में क्षतिपूर्ति के लिए भी लागू किया जाना चाहिए। दूसरे, जलवायु परिवर्तन विज्ञप्तियों के प्रति निःसंकोच प्रतिबद्धता होनी चाहिए जहां पर राष्ट्रों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक हो। इसके द्वारा पर्यावरण को होने वाली क्षति को न्यूनतम किया जाए। प्रायः हम देखते हैं कि विकसित देश नियमों का उपहास उड़ाते हैं और उत्सर्जन स्तरों को सुनिश्चित नहीं करते। इस नियम का खुला उल्लंघन करने वाला देश निश्चित रूप से अमेरिका है, जो प्रदूषण नियंत्रण के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है। इसने विश्व के सबसे बड़े प्रदूषणकर्ता की अपनी स्थिति के अनुरूप 2004 में इतिहास में किसी भी समय में अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया। भूमंडल तापन में अमेरिकी योगदान के नवीनतम आंकड़े दर्शाते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं के बावजूद इसके कार्बन उत्सर्जन में तीव्रता से वृद्धि हुई है। इसकी कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2004 में पिछले वर्ष की तुलना में 7% वृद्धि हुई, जो 11 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि के बराबर है। अपने इन साथियों की तुलना में विकासशील देश कमोबेश न्यूनतम उत्सर्जन स्तर नियमों का पालन करने की इच्छा रखते हैं। वास्तव में उनके उत्सर्जन स्तर उनकी अर्थव्यवस्थाओं और विकासात्मक गतिविधियों की अपेक्षा कम है। फिर भी इनमें से कई देश अपनी ऊर्जा दक्षताओं में सुधार के लिए वचनबद्ध हैं, जिसे यदि नहीं रोका गया तो उनको प्रदूषण स्तर आकाश छूने वाले हो सकते हैं। विकासशील देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य से छूट मिली हुई है। यद्यपि वे पर्यावरण विकार के नकारात्मक प्रभाव से प्रायः पीड़ित होते हैं, तो भी उनकी कानूनी प्रतिबद्धताएं पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में काफी दूरगामी होंगी। अमेरिका जैसे देश जो प्रतिबद्ध नहीं होते, अपने प्रयासों को विकासशील देशों से संबद्ध कर लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ऊर्जा विभाग के अनुसार चीन का उत्सर्जन स्तर 2020 में 1115 में 2059 के बीच कहीं 205.9 करोड़ टन कार्बन हो सकता है। लेकिन यह विकसित देशों को अपने देश में आवश्यक कदम उठाने से रोकना आवश्यक नहीं है, क्योंकि विकसित देशों में ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग किए जाने के बाद उत्सर्जन स्तर अपेक्षाकृत कम है। श्रोता http://ERTHTRENDS WRI ऑर्ग फीचर्स। प्राकृतिक पर्यावरण में मानवीय हस्तक्षेप से देश की प्राकृतिक जीवनरक्षक प्रणालियों में पहले ही काफी क्षति हो चुकी है। यदि इसे रोकने के उपाय नहीं किए गए तो भविष्य में यह क्षति और अधिक जीवन के लिए खतरनाक प्रभाव डाल सकती है। इस सार्वभौमिक संकट और पर्यावरण समस्याओं के लिए जिम्मेदार देश मुख्यतः औद्योगिक देश हैं, और इनमें से अधिकतर विकासशील देशों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इन देशों में निर्धनता, रोग और भूख का काफी जोखिम है, जिनमें बहुत कम जीवनक्षम और अनुकूलन क्षमताएं हैं। उत्तर दक्षिण विभाजन मुद्दा एक समस्या है तथा समस्याओं का समाधान करने के लिए दोहरी विचारधारा अपनाना आवश्यक है। एक है सार्वभौमिक विनियम दृष्टिकोण और दूसरी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सैंटी आधारित दृष्टिकोण। सार्वभौमिक विनियम पद्धति में
पद्धति में शामिल है स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए संगठित अनुसंधान और विकास गतिविधियां। इन पद्धतियों को अकेले अकेले उपयोग करने से यह प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु पर्यावरण और सतत विकास से संबंधित उत्तर दक्षिणी विभाजन के विषय का समाधान करने के लिए दोनों पद्धतियों में सामंजस्य करना आवश्यक होगा। दोनों का काफी हद तक सहयोग निर्धनता उन्मूलन और पर्यावरण संरक्षण की नीतियों को सहायता प्रदान करेगा। इस संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष विकासशील देशों की आवश्यकता और सार्वभौमिक पर्यावरण संरक्षण लक्ष्यों को पूरा करने में उनकी समस्याओं को पहचानना है। दूसरा पहलू सरकारी विकास सहायता से संबंधित है। जेम्स पेट के अनुसार कार्यसूची 21 को कभी गंभीरता से लागू नहीं किया गया। यदि इसे लागू किया जाता तो उत्तर की संधि कार्यसूची नॉर्थ ट्रीटी एजेंडा पर अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावना अधिक व्यापक होती। 16.5 स्वच्छ पर्यावरण के प्रति भारतीय प्रयास। भारत पर्यावरण सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहा है तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों में सक्रिय रूप से शामिल हुआ है और हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित अधिकतर महत्वपूर्ण समझौतों का विधिवत अनुसमर्थन भी किया है। इस प्रकार यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बद्धदायित्वों का पालन करता है। इसने पर्यावरण के लगभग सभी क्षेत्रों में देश के अंदर अनेक पर्यावरणीय कानून बनाए हैं। पर्यावरणीय संरक्षण विषयों पर भारतीय न्याय प्रणाली द्वारा विशेष प्रयास किए गए हैं। 16.5 एक पर्यावरणीय कानून। 1986 के पर्यावरण अधिनियम में पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक कानून शामिल किए गए हैं। यह पर्यावरण के संरक्षण और उसकी गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य हैं, जिसे वह आवश्यक या तेजी लाने के लिए आवश्यक समझता है, और ऐसे सभी उपाय करने के लिए केंद्रीय सरकार को व्यापक अधिकार प्रदान करता है। इन उपायों में शामिल कुछ उपाय हैं: पर्यावरण गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करना, औद्योगिक कार्यों के क्षेत्रों को प्रतिबंधित करना, जोखिम वाले तत्वों और ऐसे ही अन्य तत्वों को संभालने की प्रक्रियाएं निर्धारित करना। केंद्रीय सरकार पर्यावरणीय गैर-अनुकूलित स्थलों पर उल्लंघन करने वाले उद्योगों को बंद कर सकती है और नए उद्योगों की स्थापना को प्रतिबंधित कर सकती है। पर्यावरण कार्य अनुपालन तालिका नियम उत्सर्जन और अपशिष्ट मानक तय करने के लिए प्रक्रियाएं भी निर्धारित करते हैं। पर्यावरण कार्य अनुपालन तालिका के अंतर्गत जारी कुछ अधिसूचनाओं में शामिल पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और तटीय विनियमन क्षेत्र देश में कुछ कानून अधिनियम निम्नलिखित है। भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव कार्य एवं चर्म शोधन नियम 1973, वन्य जीव स्टॉक घोषणा केंद्रीय नियम 1973, वन्य जीव संरक्षण अनुज्ञप्ति विचार के लिए अतिरिक्त मामले नियम 1983, जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 संशोधित 1988, जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण नियम 1975, जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977 संशोधित 1992 2003, जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपकर नियम 1978, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 संशोधित 1987, वायु संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण नियम 1982, वायु संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण केंद्र शासित प्रदेश नियम 1983, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 संशोधित 1991, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंध और निपटान नियम 1989, खतरनाक रसायनों का निर्माण
भंडारण और आयात नियम 1989। खतरनाक सूक्ष्मजीव, जैविक अभियांत्रित जीव या कोशिका के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण नियम मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हैजर्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स और सेल्स रूल्स 1989। सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। सार्वजनिक देयता बीमा नियम 1991। तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 1991। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 1991। पर्यावरणीय जांच अथवा अंकेक्षण अधिसूचना एनवायरमेंटल ऑडिट नोटिफिकेशन 1992। पर्यावरणीय मानक अधिसूचना एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स नोटिफिकेशन 1993। 1996 पर्यावरणीय स्वच्छता क्लियरेंस अधिसूचना 1993। राष्ट्रीय पर्यावरणीय ट्रिब्यूनल अधिनियम नेशनल एनवायरनमेंट ट्राइब्यूनल एक्ट 1995। वन्य जीव संरक्षण नियम 1995। वन्य जीव विनिर्दिष्ट पौधे अनुज्ञप्ति के द्वारा कब्जे की शर्तें स्पेसिफाइड प्लान्स कंडीशंस फॉर पोजेशन बाय लाइसेंस नियम 1995। राष्ट्रीय पर्यावरणीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997। जैवचिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध और रखरखाव बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग नियम 1998। ओजोन क्षीणकारी तत्व विनियमन नियम 2000। जैविक विविधता अधिनियम 2002। प्रमुख वैधानिक प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं। एटो 1901 के वायु अधिनियम प्रदूषण वायु और जल पोल्यूशन एयर एंड वाटर 1981 के वायु अधिनियम के प्रावधान लागू करने के अधिकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दिए गए हैं। वायु प्रदूषण का मुकाबला करने की पद्धतियों में शामिल हैं प्रतिबंधित क्षेत्रों की घोषणा, प्रदूषित ईंधनों एवं तत्वों का उपयोग निषेध करना। जल प्रदूषण अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर जलीय स्रोतों में कोई विषैला, हानिकर या प्रदूषणकारी तत्व डालता या डालने को कहता है तो वह निर्धारित मानकों के उल्लंघन करने के अपराध का दोषी है और अधिनियम वर्णित दंड का पात्र है। जल उपकर अधिनियम वाटर सेस एक्ट 1977 कुछ उद्योगों द्वारा जल खपत पर उपकर लगाने और एकत्रित करने का अधिनियम प्रदान करता है। ये संसाधन जल प्रदूषण के बचाव और नियंत्रण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। खतरनाक और विषैले पदार्थ हैजर्डस एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस 1989 के खतरनाक अपशिष्ट नियम खतरनाक अपशिष्टों के उत्पादक को ऐसे अपशिष्टों के उपयुक्त रखरखाव और निपटान के लिए जिम्मेदार बनाता है। जैव प्रौद्योगिकी और सूक्ष्म जीवों के महत्वपूर्ण विपरीत प्रभावों से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को बचाने के उद्देश्यों से संबंधित नियम रोगजनक पशुओं, पौधों के कीटनाशकों और जैविक रूप से परिवर्तित जीवों के विनियमन के लिए समितियों का नेटवर्क स्थापित करते हैं। खतरनाक रसायन नियम 1989 खतरनाक रसायनों से संबंधित औद्योगिक गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करते हैं। सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 में खतरनाक तत्वों और बीमा शामिल होने वाली दुर्घटनाओं के मामले आते हैं। वन फॉरेस्ट्स 1927 का भारतीय वन अधिनियम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट IFA औपनिवेशिक काल का बना हुआ है जो राजस्वोन्मुखी नीति के बारे में दर्शाता है। यह वन उत्पादों के व्यवसाय को नियंत्रित करता है तथा लकड़ी पर शुल्क लगाने की बात कहता है। यह अधिनियम अधिसूचना द्वारा राज्य को किसी भी भूमि को वन भूमि या बंजर भूमि को संरक्षित वन के रूप में निर्मित करने का अधिकार प्रदान करता है, जिसके द्वारा उसे वन और उसके उत्पादों पर स्वामित्व अधिकार प्राप्त हो जाते हैं।
सन 1980 का वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एफसीए वनों के पारिस्थितिकी मूल्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। यह वर्णन करता है कि कोई राज्य सरकार या प्राधिकरण केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना वनों को गैर संरक्षित नहीं करेंगे, गैरवनीय उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग नहीं करेंगे, वन भूमि को किसी निजी अभिकरण को पट्टे पर नहीं देंगे और पुनः वन निर्माण के लिए वन भूमि में प्राकृतिक रूप से उगे हुए वृक्षों की कटाई नहीं करेंगे। राज्य सरकार सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद और कोई विकल्प व्यवहार्य न होने के बाद ही ऐसी अनुमति प्राप्त कर सकती है। वन संरक्षण अधिनियम का पर्यवेक्षण केंद्र सरकार के पास है। वन्य जीव और जैव विविधता। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA 1972 अनुसूचित पशुओं के शिकार या वध और विनिर्दिष्ट वृक्षों की प्रजातियों के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। यह वन्य जीव संरक्षण के लिए राज्य सरकारों तथा केंद्रीय सरकार को पक्षी विहार और राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के अधिकार प्रदान करता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वन्य जीवों के शिकार, पशु स्मारक चिन्ह तथा अन्य संबंधित उत्पाद रखने से मना करता है। इसका उल्लंघन करने पर इस अधिनियम के अंतर्गत दंड का प्रावधान है। जैव विविधता अधिनियम बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण प्रदान करना, इसके तत्वों का स्थायी उपयोग करना तथा जैविक संसाधनों और ज्ञान से उत्पन्न लाभों का उपयुक्त और समान विभाजन करना है। इस अधिनियम के प्रावधान लागू करने के लिए यह अधिनियम राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, राज्य स्तरों पर राज्य जैव विविधता बोर्ड स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड्स और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंध समितियां बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति। यह राष्ट्रीय पर्यावरण नीति नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी NEP का उद्देश्य विनियामक सुधार करने में तथा कानूनों की समीक्षा और कार्यान्वयन के साथ साथ पर्यावरणीय संरक्षण के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को लागू करने में मार्गदर्शन प्रदान करना है। समाज के सभी वर्गों के विचार विमर्श के द्वारा 2 वर्ष के बाद मसौदा नीति को केंद्रीय परिषद ने 2006 में पारित किया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में सकारात्मक सहयोग करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का कथन के रूप में वर्णन किया गया है। नीति का उद्देश्य वन उत्पादों पर निर्भर लोगों की आजीविका सुनिश्चित करना, महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण भी प्रदान करना, निर्धन लोगों की आजीविका सुरक्षित करना, आर्थिक और सामाजिक विकास में पर्यावरणीय मुद्दों को संगठित करना और संसाधनों का न्यायपूर्ण ढंग से उपयोग करना है। सतत विकास करने के लिए पर्यावरणीय संरक्षण विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनेगा और इससे अलग होने पर इस पर अकेले कभी विचार नहीं किया जा सकता। नई परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन मुख्य साधन होगा। इसमें तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण सुनिश्चित करने और गंभीर प्राकृतिक आपदाओं एवं संभावित समुद्र के बढ़ते स्तर के प्रति जल और तटीय क्षेत्रों की संभावनाओं को देखते हुए तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचित करने का प्रावधान भी है। विकास कार्यों के लिए क्षमता धारण करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय संस्थाओं की भूमिकाओं पर विशेष प्रकाश डाला गया है। 16.5 2 न्यायपालिका की भूमिका। पर्यावरणीय संरक्षण के प्रयासों में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका प्रशंसनीय रही है। सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय के लिए तथा आसन्न पर्यावरणीय समस्याओं पर न्यायपालिका ध्यान आकर्षित करने के लिए साधन के रूप में जनहित याचिकाओं के उपयोग में वृद्धि से पर्यावरण सुरक्षा के प्रति न्यायपालिका का संबंध और उसकी चिंताओं की झलक प्रदान करता है। न्यायपालिका द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल जीवन के अधिकार की सकारात्मक और व्यापक व्याख्या में स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को भी स्वतः शामिल किया गया है। जैसा कि पिछले अनुच्छेदों में बताया गया है कि भारतीय संविधान पर्यावरण का कोई विशिष्ट मौलिक अधिकार प्रदान नहीं करता।
फिर भी इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मुख्य कर्तव्यों में शामिल किया गया है। फिर भी इसने बढ़ते पर्यावरण अनुकूलन अवस्थिति एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्टांस धारण कर ली है और स्वच्छ पर्यावरण और जीवन का अधिकार के बीच अनिवार्य संबंध स्थापित हो गया है। विभिन्न मानकों में न्यायपालिका ने इस निर्णय को बनाए रखा है कि श्रेष्ठ जीवन गुणवत्ता की बुनियादी आवश्यकता स्वस्थ पर्यावरण में रहने की है। उदाहरण के लिए, पर्यावरण के अधिकार को देहरादून लाइम क्वेरी केस, देहरादून लाइम क्वारीज केस, रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट्स केंद्र, रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट्स कंद्रा, बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1987 में उचित मान्यता प्रदान की गई और श्रीराम गैस रिसाव मामले, श्रीराम गैस लीक केस, एस सी मेहता बनाम भारत संघ, 1987 में भी इसे दोहराया गया है। हितों के संतुलन को बनाने के लिए न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णय कुछ महत्वपूर्ण मामले निम्नलिखित हैं। दिल्ली वाहन प्रदूषण केस, दिल्ली वेहिकुलर पोल्यूशन केस, 1994। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को भी वाहन प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए व्यापक निर्देश दिए हैं। इन उपायों में शामिल हैं पर्यावरण अनुकूल पेट्रोल, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, लेड फ्री पेट्रोल, नए वाहनों में कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाना, सभी सरकारी और सार्वजनिक परिवहन वाहनों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी में परिवर्तित करना और दिल्ली की सड़कों पर 15 वर्ष से अधिक व्यावसायिक वाहनों का परिचालन बंद करने का प्रावधान है। ताजमहल केस, ताजमहल केस, 1997। यह ताजमहल से संबंधित केस है। ताजमहल विश्व धरोहर स्थलों में से तथा भारत में सर्वाधिक दर्शनीय स्थलों में से एक है। सघन प्रदूषण के कारण और मकबरे की संभावित क्षति को देखते हुए कई जनहित याचिका PIL अदालत में डाली गई। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि कोई कोयला आधारित उद्योग ताजमहल के आसपास के 10,400 वर्ग किमी के क्षेत्र में ताज ट्रपेजियम में कार्य नहीं करेगा। प्रदूषण वाले उद्योगों को स्वच्छ ईंधन में परिवर्तित करने या निश्चित क्षेत्र से बाहर स्थापित करने का निर्देश दिया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ताजमहल के आसपास हरित पट्टी बनाने और डीजल के जनरेटरों को हटाने के लिए निरंतर विद्युत पूर्ति प्रदान करने का निर्देश दिया। मकबरे के आसपास अतिक्रमण को हटाने का भी निर्देश दिया जो इसके संरक्षण के लिए हानिकारक थे। तरुण भगत सिंह बनाम भारत सरकार, तरुण भगत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका PIL के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान दिलाया कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार को नियम बनाने के लिए अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन सरकार असफल रही है और इसके विपरीत वन क्षेत्र में खनन कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान कर रखी है। इसके परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय ने संरक्षित क्षेत्र में कोई भी खनन कार्य करने या जारी न रखने का निर्देश जारी किए हैं। पर्यावरण जागरूकता मामला, एनवायरमेंटल अवेयरनेस केस, 1992। सर्वोच्च न्यायालय ने देश में पर्यावरणीय शिक्षा और जागरूकता प्रदान करने के निर्देश जारी किए हैं। इसमें विद्यालय में कक्षा I से 12 तक पर्यावरण एक अनिवार्य विषय करने, विश्वविद्यालयों में पर्यावरण को एक विषय के रूप में शामिल करना जैसे उपाय शामिल किए जाएंगे। सिनेमा हॉलों, सचल सिनेमाओं आदि वीडियो केंद्रों में पर्यावरण पर स्लाइडें या संदेश दिखाए जाएंगे तथा दूरदर्शन और आकाशवाणी पर पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करना सुनिश्चित किया जाएगा। तब से इस विषय में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम शामिल करने के पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं। स्टोन क्रशर मामला, स्टोन क्रशर्स केस, 1992।
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में 200 से अधिक पत्थर तोड़ने वाली इकाइयों को बंद कर हरियाणा राज्य में स्टोन क्रशिंग क्षेत्र में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। इसका आधार यह था कि वायु, जल और भूमि को इतना अधिक प्रदूषित कर पर्यावरण की गुणवत्ता को विकृत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो जाए। उपर्युक्त केस पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में न्यायिक मध्यस्थता के कुछ सर्वाधिक सफल केसों में से हैं। अभी सर्वोच्च न्यायालय को राजधानी दिल्ली शहर के महत्वपूर्ण मामलों में से एक मामले का निर्णय करना है। पर्यावरण संरक्षण के सर्वाधिक असफल केसों में से एक केस यमुना सफाई परियोजना का है। दिल्ली की जीवन रेखा यमुना नदी अधिकांश आबादी की प्यास शांत करती है। वर्तमान में पूरी यमुना नदी तरह अस्वच्छ हो चुकी है। यह नदी प्रतिदिन अनुपचारित घरेलू जलमल, औद्योगिक अपशिष्ट, उड़कर गिरने वाली धूल और अन्य रासायनिकों द्वारा प्रदूषित की जाती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार यमुना जल श्रेणी ई में आता है, जो केवल पुनः उत्पादन और औद्योगिक रूप से शीतलीकरण के लिए उपयुक्त है। निश्चित रूप से यह वन्य जीवों, मछली पालन या प्रतिदिन पेयजल की खपत के लिए ठीक नहीं है। हाल ही के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि उपचार के बावजूद नदी जल में अत्यधिक मात्रा में डी, टी और HCH रहते हैं, जो दीर्घकाल में स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन जाते हैं। यमुना कार्य योजना के बावजूद, अर्थात नदी को स्वच्छ करने के कई साल के कार्य के बावजूद, इसके जल में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं देखा जा सकता। इसकी सफाई में पहले ही काफी निवेश हो चुका है, लेकिन अभी कोई समाधान नहीं निकला। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी सफाई के बारे में समय समय पर स्पष्टीकरण मांगा है, लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। लेकिन यह असफलता न्यायपालिका की नहीं, अपितु सरकारी और नगरपालिका संस्था की अक्षमता का परिणाम है। 16 मई 2003 पर्यावरणीय लागत। पर्यावरणीय प्रबंध की लागतें काफी अधिक होती हैं और निम्नलिखित तालिका उसके वार्षिक व्यय का सारांश प्रदान करती है। खेद की बात है कि इस उद्देश्य के लिए अधिकांश राशि का उपयोग नहीं होता। भारत में मुख्य वार्षिक पर्यावरण लागतों का सारांश। विवरण के लिए स्क्रीन देखें। 16.6 पर्यावरणीय नीतिशास्त्र, एनवायरमेंटल एथिक्स। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण मानव जाति को अनगिनत लाभ हुए हैं और इस लाभ का इसने जीवन स्तर बनाने में किया है। इसी समय इस वैज्ञानिक ज्ञान ने ऐसी गतिविधियां की जो इतनी रचनात्मक या निर्माणात्मक नहीं थी। भौतिकवाद और उपभोगवाद की यह पश्चिमी संकल्पना सदियों पुराने समाजों में गहराई से समाहित हो गई है। इस लोभ और उपभोगवादी समाज का समग्र प्रभाव संसाधनों का अतिरेकपूर्ण शोषण है। इसके साथ प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की छूट उस स्तर पर पहुंच गई जहां प्रकृति की क्षति की भरपाई अपूरणीय हो गई। इन समस्याओं का मुकाबला करने के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी और बचाव के कानूनी उपाय निःसंदेह प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त इस विकृति को काफी हद तक बचाने वाला एक और शक्तिशाली घटक पर्यावरणीय नीतिशास्त्र है। पर्यावरणीय नीतिशास्त्र आंतरिक व्यवहार संहिता है जो प्रकृति के साथ मानव के व्यवहार को नियंत्रित करती है। पारिस्थितिकी स्थिति को सुधारने के लिए सामान्य स्तर पर कानून बनाए तो जा सकते हैं, लेकिन कानूनों का पालन तभी होता है जब वे लोगों की मूल्य व्यवस्था से मेल खाते हों। कानूनों को नीतिशास्त्र का समर्थन करने वाला तथा नैतिकताओं को कानून का समर्थन करने वाली होनी चाहिए। कानून को स्पष्ट, व्यवस्थित, संहिताबद्ध तथा प्रत्येक व्यक्ति की समझ में आने वाला होना चाहिए। मिश्राह 1995। इसे औपचारिक नौपचारिक शिक्षण संस्थाओं तथा संचार माध्यम के द्वारा प्रभावी पर्यावरणीय शिक्षा नीति के माध्यम से व्यवहार में लाया जा सकता है। समाज के विभिन्न वर्गों जैसे महिलाओं,
युवा वर्ग और सरोकार रखने वाले नागरिकों की सक्रिय भागीदारी निःसंदेह एक अच्छी पर्यावरण व्यवस्था में काफी योगदान करती है। महात्मा गांधी तक ने प्रकृति के साथ मानव जाति के इस सहअस्तित्व के बंधन की पुष्टि की थी। उन्होंने सिफारिश की थी कि लोगों को संसाधनों का उपयोग अपने हिस्से से अधिक नहीं करना चाहिए तथा उपभोग आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जाए, न कि लालच को बढ़ावा देने के लिए। जैसा संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि गफूर गजनबी ने कहा है, पर्यावरण मानवता की जीवन रक्षक व्यवस्था है। स्वच्छ, स्वस्थ तथा सुरक्षित पर्यावरण मानव का अधिकार है। पर्यावरण संबंधी नैतिकताएं इस अधिकार की रक्षा करने वाली व्यवहार संहिता है। मिश्रा में वर्णित 1995 एक अधिकतर पर्यावरणीय समस्याएं समाज के निर्धन वर्ग की अपेक्षा धनी वर्ग द्वारा संसाधनों के अत्यधिक उपभोग के कारण उत्पन्न हुई हैं। यह निर्धन वर्ग को उपेक्षित बनाती है तथा अप्रत्यक्ष रूप से उनकी जिंदगी को प्रभावित करती है। वास्तव में तर्क दिया जाता है कि उस निर्धन या ग्रामीण जनता की अपेक्षा धनी वर्ग को पर्यावरण के लाभों के बारे में संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है, जो पारंपरिक ज्ञान की संरक्षक है और अपेक्षाकृत प्रकृति के अधिक निकट रहती है। 2. यह विसंगति विकसित और विकासशील दोनों देशों में है, जहां उन्नत पश्चिम आर्थिक और प्रौद्योगिकी दोनों प्रकार से अधिक मात्रा में ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग करते हैं। विकासशील देशों के संसाधनों को कम मूल्य में अधिग्रहण करने और उपयुक्त व्यापार पद्धति के अभाव में विकासशील देशों के संसाधन क्षीण हो गए हैं। ग्रामीण संसाधनों के प्रबंध की बात आती है तो पुरुष और महिलाओं में काफी अंतर नजर आता है। महिलाएं चारा, ईंधन की लकड़ी तथा जल एकत्रित करने में अत्यधिक परिश्रम करती हैं, जबकि पुरुष सामुदायिक सामान्य संसाधनों के प्रबंध में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इससे महिलाओं के पास धुएं और अस्वस्थ वातावरण में कार्य करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इससे उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। स्वस्थ रूप से रहने के बारे में शिक्षा और जागरूकता न मिलने की वजह से उनकी भूमिकाएं और अधिक जटिल हो जाती हैं। 4. मानव जाति अन्य जीवित प्रजातियों जैसे पादप जैव विविधता और पशुओं के प्रति कम सम्मान रखती है, जो संतुलित पारिस्थितिकी प्रणाली को बनाए रखने के एकदम विरुद्ध है। इन जीवित प्रजातियों को तेजी से कम करने के लिए निःसंदेह मानव जिम्मेदार है। विश्वासपात्र या रक्षक की भूमिका निभाने की अपेक्षा वह स्वयं को ऐसा मालिक समझता है जो अन्य जीवों पर शासकीय नियंत्रण कर सकता है। इस प्रकार पर्यावरणीय नैतिकता के सिद्धांत का महत्व है प्रकृति की संपूर्णता की रक्षा करना और पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखना तथा उसका अत्यधिक मूल रूप से सम्मान करना। प्राचीन भारत में सभी जीवों का सम्मान किया जाता था, जैसा कि धार्मिक और पौराणिक शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। उदाहरण के लिए, तुलसी जैसा पौधा धर्म, अनुष्ठान और चिकित्सकीय उद्देश्यों से जुड़ा हुआ था। पीपल का वृक्ष ज्ञान प्राप्त करने के साथ संबद्ध होने से पूजा जाता था। इसी प्रकार पशु प्राणी जैसे कच्छप मछली, शूकर, सिंह पवित्र अवतारों के रूप में या देवताओं और देवियों के वाहन के रूप में जीवन रक्षक प्रणालियों के लिए गहन नैतिक मूल्य रखते हैं। ये मूल्य समाज के मूल में समाये हुए हैं और इस प्रकार प्रकृति और मानव के बीच सौहार्द संबंध था। इनमें से कम कुछ मूल्यों का पुनर्जीवीकरण प्रकृति का संरक्षण सुनिश्चित करने में काफी सहायक होगा। जैसा कि पहले कहा गया है कि प्रकृति और पर्यावरण को एकमात्र सर्वाधिक चुनौती संसाधनों के शोषण से शामिल होने वाले विकास से मिलती है। यही विकास लाखों लोगों के अविकास को सतत बनाने के लिए भी जिम्मेदार है। इसलिए दो स्तरों पर चिंता बढ़ती जा रही है। ये है प्रकृति के विध्वंस को रोकने की दुविधा और 2. अविकसित लोगों की दयनीयता को समाप्त करना। इस प्रकार नैतिक विरोध की दो धाराएं अर्थात विकास नैतिकता और पर्यावरण नैतिकता हो जाती है। विकास नैतिकता का उद्देश्य आर्थिक न्याय की प्रगति करना है, जबकि पर्यावरणीय नैतिकता
प्रकृति की रक्षा और पारिस्थितिकी को बढ़ावा देना है। दूसरी ओर आभासी विकास का सतत विकास है, जो आदर्श शाखाएं पर्यावरणीय की जिम्मेदारी से संबंधित और सार्वभौमिक न्याय के लिए संचालन का मिश्रण करती है। अनिवार्य विकास की पारिस्थितिकी नई आदर्श संकल्पना है जो तीन तत्वों का मिश्रण करती है: एक, अच्छा जीवन; दो, समाज में जीवन की बुनियाद; और तीन, प्रकृति के प्रति उपयुक्त धारणा। जो प्रकृति की अखंडता पर जोर देते हैं, एक नैतिकता का पालन करते हैं जिसके अधिकतम मूल्य हैं: एक, संसाधनों का संरक्षण; और दो, जीव प्रजातियों का संरक्षण। बहरहाल, जो मानव स्वतंत्रता पर जोर देते हैं, वे एक नैतिकता का पालन करते हैं जिसका मुख्य मूल्य न्याय है, जो निर्धनता पर एक सक्रिय आक्रमण का रूप ले लेता है, जो प्रदूषण का सबसे अधिक खराब रूप है, और निहित संसाधनों को उनकी वास्तविक अवस्था में विकसित करने का दायित्व पर भी जोर दिया जाता है। विकास और पर्यावरण दोनों नैतिक स्थितियां लगभग उपर्युक्त मूल्यों का अनुसरण करती हैं। फिर भी वे उन्हें अलग अलग क्रम प्रदान करती हैं। जो पर्यावरणीय नैतिकता पर जोर देते हैं, वे निर्धनता समाप्त करने को मूल्यों के क्रम में निम्न स्तर प्रदान करते हैं और मानव दुर्दशा को जैविक संरक्षण और पुनः भरपाई से कम मानते हैं। जो विकास नैतिकताओं पर जोर देते हैं, वे विकास को उच्च क्रम प्रदान करते हैं और पर्यावरण संरक्षण एवं लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करने से अधिक संसाधनों के आवंटन में न्याय की अनुकूल विजय मानते हैं। फिर भी सभी पांच मूल्यों को नैतिक स्थिति का समान दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष को व्यापक बनाने वाली दीर्घकालिक सतत समानता के लिए संसाधनों के शोषण में बौद्धिकता आवश्यक है। जिस प्रकार यदि मानव प्रजाति को विकृत निर्धनता या विनाश से खतरा हो तो प्रजातियों के संरक्षण को प्राथमिक लक्ष्य के रूप में दृढ़ता से नहीं अपनाया जा सकता। प्रकृति और स्वतंत्रता दोनों संपूर्ण मूल्य नहीं है। मजबूत आधिकारिक विकास समुदायों की जीवन अपेक्षाओं से उत्पन्न होता है और प्रकृति के लिए दृढ़ सम्मान पारंपरिक समाजों की साधारण जनता में पाया जाता है। ठोस योजना और पारिस्थितिकी की कार्यनीति के लिए परंपरा के लिए सम्मान होना आवश्यक है। पारंपरिक बुद्धि में यह सही समाहित है कि मानव की स्वतंत्रता और मध्यस्थता को प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। जीवन में समाप्त होती पर्यावरणीय नैतिकता को देखते हुए तर्क दिया जाता है कि ऐसी पारिस्थितिकी केंद्रित पर्यावरणीय नैतिकता विकसित करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिसे मानवीय कार्यों का प्रकृति और मानवों से भिन्न अस्तित्वों पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसी सार्वभौमिक पर्यावरणीय जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय और सांस्कृतिक सीमाओं को सम्मिलित करती हो और जो विकास, पारिस्थितिकी और नए भौतिक सिद्धांतों पर आधारित हो तथा समकालीन विज्ञान की ज्ञानात्मक भाषा में अभिव्यक्त की गई हो। 16.7 सामाजिक जागरूकता। सामाजिक चेतना हमारे द्वारा पर्यावरण को अनुभव करने के तरीके से परिवर्तन लाने में और जीवन को टिकाऊ तरीके से व्यतीत करने में सहायता करती है। इन मूल्यों को सिखाया नहीं जा सकता, परंतु ये पर्यावरण विकास की समस्याओं के अनुभवों पर आधारित होते। जब तक लोगों की मानसिकता में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक सतत विकास और पर्यावरण रक्षा का कोई प्रयास निष्फल रहेगा। यदि हम पर्यावरण के लिए एक संवेदना और सहानुभूतिपूर्ण विचारधारा नहीं रखते हैं, तो निम्नलिखित कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं। पर्यावरणीय संसाधनों से सरोकार रहित या इनके संतुलित उपयोग के बिना कोई भी विकास आगे नहीं बढ़ सकता। अत्यधिक उपभोगवाद किसी भी तरह से जीवन को सुखी बनाने का मार्ग नहीं हो सकता है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, मानवीय विरासत, सामान्य संसाधनों और पारिस्थितिकी संरक्षण का दृढ़ अनुसरण होना चाहिए। हमारे दैनिक कार्यों का पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। केवल अपना घर ही नहीं, घर से बाहर भी आसपास स्वच्छ रखना एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है।
घर का कचरा या मलबा बड़ी मात्रा में खुले स्थानों पर फेंकने से पास पड़ोस और हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है। पशुओं का शिकार करना कभी शाही और हिम्मत का कार्य समझा जाता था, लेकिन पशुओं के विनाश की दर देखते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कार्य घोर आपराधिक मामला है तथा हर हालत में इससे बचने की आवश्यकता है। हमारे कार्यों का तरीका पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए और अच्छे पर्यावरणीय व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। यह प्रकृति के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण के बराबर है। विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को महत्व प्रदान करना तथा उनकी जीवन शैली और अधिकारों का सम्मान करने से जीवन शैली में सुधार होता है। उदाहरण के लिए, जब हम भ्रमण या यात्रा करते हैं तो गांवों या पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों की विभिन्न प्रकार की जीवन शैलियां देखते हैं। उनके अपने सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्य होते हैं। जीवन को सुचारू बनाने के लिए उनकी संस्कृति का सम्मान और संरक्षण करना बुनियादी पहली आवश्यकता है। प्रकृति के विभिन्न पक्ष होते हैं जिनका किसी एक व्यक्ति से संबंध नहीं होता। इस प्रकार ये सबके साझे, सामान्य संपत्ति संसाधन होते हैं। अतः पारंपरिक प्रबंध प्रणालियों की पुनर्स्थापन के लिए निरंतर प्रयास होने चाहिए। उदाहरणार्थ, वन्य संसाधनों का प्रबंध संबंधित अधिकारियों एवं स्थानीय आबादी दोनों का दायित्व है। मानवीय जीवन की कीमत पर विकास कार्यनीतियों का फल कम मिलता है। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि और जलीय भूमि को नष्ट करना मानव कल्याण के उपाय के लिए महत्वहीन है। ऐसे अस्थायी जीवनयापन के साधनों की अनुमति देने का अर्थ है कमोबेश अस्वस्थ जीवन शैली को अपनाना। महिलाओं और बच्चों के कल्याण तथा पर्यावरण की स्थिति के बीच एक गहन आवर्ती संबंध होता है। लिंग समानता और कल्याण के लिए बनाई जाने वाली कई नीतियां देखने में तो सही लगती हैं, परंतु व्यावहारिक संदर्भों में इसके विपरीत होती हैं। समाज के निर्धन वर्गों की या ग्रामीण महिलाएं अस्वच्छ पद्धतियों और संक्रमण रोगों की प्रायः शीघ्र शिकार होती हैं। पुनः चक्रित करने के उद्देश्यों से कचरा या प्लास्टिक एकत्रित करने वाली महिलाएं समाज की महत्वपूर्ण सेवाएं करती हैं, परंतु स्वयं गंभीर संक्रमण की शिकार हो जाती हैं। घर पर भी वे पुरुषों बटा लड़कों के लिए पौष्टिक भोजन तैयार करती हैं, जिससे स्वयं के कुपोषण और रक्ताल्पता का शिकार होने की संभावना रहती है। इस प्रकार व्यापक सामाजिक पर्यावरण अंतर है। 16.8 सूचना प्रौद्योगिकी के तीव्र विस्तार से विकास क्षेत्र में कार्यरत शिक्षा, विशेषज्ञ और अनुसंधानकर्ता संसाधनों का लाभ उठा सकते हैं। इससे आबादी की गतिशीलता और प्रदूषण, वन कटाई, तराई वाली भूमि की कमी, भूमंडलीय तापन और कुप्रभावों जैसे विषयों का अध्ययन तथा समीक्षा करने में सहायता मिलती है। यहाँ तक मानव स्वास्थ्य तत्वों की भी समीक्षा की जा सकती है, क्योंकि यह भी पर्यावरण से गहन रूप से संबंधित मुद्दों में से एक है। सारांश: स्वच्छ पर्यावरण और दीर्घकालिक विकास के अधिकार को अब स्वस्थ जीवन और कल्याण अधिकार के साथ सन्निकट संबंध के रूप में अनुभव किया जा रहा है। स्वस्थ पर्यावरण अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ वातावरण में रहने का और बुनियादी जनसेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार भारत में विभिन्न रूपों में प्रयुक्त किया गया है और अब न्यायपालिका की व्याख्या के अनुसार इसमें स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार शामिल किया गया है। विकास के नाम पर भारत के महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को खो दिया है तथा अब बनाए जा रहे कठोर कानूनों का उद्देश्य इसकी प्राकृतिक संपत्ति की रक्षा करना है। भौतिकवाद और उपभोगवाद के पश्चिमी प्रभाव हमारे समाज में गहन रूप से पैठ गए हैं और इस लालची एवं उपभोगवादी समाज का समग्र प्रभाव संसाधनों के अतिरेक शोषण में देखने का मिलता है। इसके विपरीत विकसित और विकासशील देशों के बीच सहयोग काफी हद तक गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण संरक्षण की नीतियां बनाने में सहायता करेगा। स्वस्थ जीवन के प्रति एक अनिवार्य पर्यावरणीय नैतिकताओं को हमारे भावी कार्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए।
इसके अतिरिक्त इन दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्यावरणीय संरक्षण के बारे में सामाजिक जागरूकता का प्रसार किया जाए। ऐसे कार्य करना हमारा कर्तव्य है, जिसके बिना स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार प्राप्त करना हमेशा के लिए पूरा नहीं होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।